गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर हमारा जो कंसाइनमेंट का यूनिट था उसे खत्म कर दिया था और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एवरेज ड्यू डेट। तो ये सेम चैप्टर का यूनिट नंबर 4 है और ये यूनिट से जो एग्जाम में है ना बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप 10 साल का या 10 अटेम्प्ट का पेपर उठा के आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि 10 अटेम्प्ट के पेपर में कम से कम 7 या 8 बार इसका एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। और क्वेश्चंस जो है वो बहुत सिंपल तरीके से आते हैं, एक या दो ही तरह के सेम रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपने 2-4 प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपका सही होना ही होना है। तो अगर मुझे ऐसा ओवरऑल बोलना है तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स। सीए फाउंडेशन के अकाउंट में इससे इजी कुछ भी नहीं है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें इसको है ना बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। दूसरा रीजन इसका ये है कि देखो, ये अगर आपने यूनिट समझ ली, यूनिट 4 समझ लिया तो आपका यूनिट 5 हो गया, समझ लो। जो अकाउंट करंट है वो एवरेज ड्यू डेट का ही बड़ा भाई है। तो दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम लगता है। अगर आपने चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। तीसरा रीजन इस चैप्टर को या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट को आपको क्यों अच्छा करना चाहिए, उसका रीजन ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं, आगे सीए इंटरमीडिएट नहीं, सीए फाइनल नहीं, बट आपको जिंदगी में भी बहुत सारी जगह काम आएगा। तो इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। तो इसको आप अच्छे से समझना, बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप लोग, मुझे नहीं मालूम आप कहां से शॉपिंग करते हो, कैसे करते हो। कुछ लोग बिग बाजार से करते होंगे, कुछ लोग दुकानों से करते होंगे, बट मैं एक छोटा सा आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अगर हम नॉर्मली दुकान पे जाते हैं और हम दुकानदार को बोलते हैं कि भाई ये ले 100 रुपए और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दे, तो कहने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो शॉपकीपर है वो हमें क्या देता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस दे देता है और उसके बदले हम क्या करते हैं, उसे 100 रुपए दे देते हैं। यस और नो, ये कॉमन प्रैक्टिस है, हमें मालूम है कि भाई पैसे दो और प्रोडक्ट और सर्विस लो। अब अगर आप थोड़ा सा उन एरियाज में जाओगे ना जो कम डेवलप्ड हैं, जहां पे फैक्ट्री वर्कर्स ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे आपको एक और प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। यानी आपको ये तो मिलेगा ही कि आप शॉपकीपर के पास जाओ, उसे 100 रुपए दो और वो आपको उसके बदले क्या देगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस देगा। ये बात तो है ही है उधर। इसके अलावा लेट से ये कस्टमर ए है, ये क्या करता है, ये शॉपकीपर इससे 100 रुपए लेता है और इसे प्रोडक्ट और सर्विस दे देता है। लेकिन सेम शॉपकीपर कस्टमर बी के साथ क्या बिहेव करता है, वो ऐसा बिहेव करता है कि उसको वो प्रोडक्ट एंड सर्विस तो देता है लेकिन उसके बदले वो उससे 100 नहीं 110 रुपए लेता है। कितने रुपए लेता है, 110, 110। इसका रीजन क्या है, देखो कि ये जो है ना कस्टमर ए, इसने कैश में खरीदा है, मतलब ला प्रोडक्ट एंड सर्विस दे और ये ले 100 रुपए ले। यस और नो, यस। जो प्रोडक्ट कस्टमर बी है उसने ना इसमें क्रेडिट पे खरीदा है। इसे किस पे खरीदा है, क्रेडिट यानी उधारी पे। अब देखो जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको है ना, उनके पास पूरे महीने पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, उधारी में किराने वाले से या किसी भी शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं और फिर जब उनकी एंड में सैलरी होती है महीने की, उस दिन अपनी सैलरी में से वो कुछ पैसे जो उनको शॉपकीपर को देने उनके पिछले महीने के हिसाब के वो दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब शॉपकीपर उधारी में बेचता है तो वो थोड़ा सा, यहां पे तो मैंने 100 का 110 कर दिया, बट 110 नहीं होता है, 101 होता है, 102 होता है, ऐसे प्राइस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। वो एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करता है, तो देखो शॉपकीपर का बड़ा सिंपल लॉजिक है। शॉपकीपर बोलता है देखिए प्रोडक्ट का तो कितना रुपया है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस का तो 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट एंड सर्विस मैंने कब दिया तुझे, कहना इसे मैंने तो आज प्रेजेंट में दे दिया, हाँ या ना, लेकिन इसका पेमेंट मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में, यानी 1 महीने बाद मिलेगा। तो कहने से देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंथ। कहने से अगर मैं तुझे आज प्रोडक्ट, शॉपकीपर का कहना क्या है कि अगर मैं तुझे प्रोडक्ट आज बेच रहा हूं तो मुझे पेमेंट भी कब मिलना चाहिए, मुझे पेमेंट भी आज ही मिलना चाहिए, हाँ या ना, यस। तो बोलते हैं, शॉपकीपर बोलता है कि अगर तू मुझे आज 100 रुपए दे देता ना तो ये 100 रुपए मैं बैंक में डाल देता। वो डाले या नहीं डाले, बट ये समझो इसको ऐसा कि ये 100 रुपए मैं बैंक में डाल देता और लेट से बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है
10% पर मंथ। ऐसा इंटरेस्ट रेट नहीं होता भाई 10% पर मंथ, ठीक है, 10% पर एनम भी नहीं होता है, बट ये हम एक एग्जांपल है उसमें ले रहे हैं 10% ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो शॉपकीपर बोलता है कि मुझे बैंक देता है कितना 10%, और अगर बैंक नहीं देता तो ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता और वहां से 10% कमा लेता, ठीक है। तो मेरे पास एक महीने बाद कितने होते, मेरे पास एक महीने बाद 110 रुपया होता। अब क्योंकि तू मुझे आज ये पैसे दे नहीं रहा है तो मैं मेरे 100 रुपए को 110 नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए जब तू फ्यूचर में मुझे पैसे देगा ना तो तू 100 मत देना, मुझे कितना देना 110 देना, क्योंकि तेरी वजह से मैं 10 रुपए नहीं कमा पाया, तो अब वो 10 रुपए मैं किससे रिकवर करूंगा, तुझसे रिकवर करूंगा। वापस से एक बार समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शॉपकीपर हूं, आज मैंने एक प्रोडक्ट बेचा तो उसका पैसा मुझे आज मिल जाना चाहिए हिसाब से। अगर आज तुम मुझे वो 100 रुपए दे देते तो ये 100 रुपए या तो मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता या फिर मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता, और वहां से मैं एक महीने बाद 10 रुपए कमा लेता। ये 100 पे इंटरेस्ट कमाते हैं कि नहीं कमाते, यस, तो मैं 10 रुपए कमा लेता, और मेरे पास जो आज 100 है एक महीने बाद कितना हो जाता, 110 हो जाता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में आपने सीखा होगा, ठीक है। 100 कितना हो जाता, 110 हो जाता। तो बोले कि भाई ये देख तू आज पैसे दे नहीं रहा, तू पैसे कब देगा, तू पैसे कब देगा, एक महीने बाद। तो एक महीने बाद मुझे 110 मिलता, अब मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि तू आज मुझे पैसे दे नहीं रहा है, इसलिए एक काम कर तू 110 देना। जो इंटरेस्ट मैं बैंक से कमा सकता था अब वो तेरे से लूंगा। कहना ही से जो शॉपकीपर है उसने इसके अंदर 10 रुपए का एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी डाल दिया। यस और नो, यस। भले वो बोलेगा नहीं, वो बताएगा नहीं, बट कहना से प्राइस में वेरिएशन का यही तो एक रीजन है, और कहना से ये हमको समझ में आ रहा है। कहना से ये शॉपकीपर को मालूम है कि 100 रुपया प्रोडक्ट का और 10 रुपया लेट पेमेंट मिल रहा है उसका इंटरेस्ट, और कहने से ये बात कस्टमर को भी समझ में आ रही है कि भाई आज मैं अगर पैसे नहीं दे पा रहा हूं इसलिए वो मुझसे 10 रुपया ज्यादा ले रहा है। हाँ या ना, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। और अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एवरेज ड्यू डेट का एग्जांपल देखते हैं। लेट से ए और बी दो आदमी है, वो आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उनका ट्रांजेक्शन का शेड्यूल ऐसा बनता है, ठीक है, 0 1 2 3, ये ईयर्स हैं, ईयर्स। ईयर 0 मतलब आज का दिन, आज से 1 साल बाद इस दिन, 2 साल एंड 3 साल। अब ऐसा है कि ए को पैसा देना है, मतलब ए को पैसा मिलेगा किससे, बी से, ठीक है। उनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रखा है जिसकी वजह से बी को पैसे देने हैं, किसको, ए को। कितने, तो 1500 रुपीज देने। कितने रुपए देने, 1500। लेकिन ये 1500 रुपए एक साथ नहीं देने, ये 1500 रुपए कुछ इस तरह से देने, 500, ठीक है। इसको एक काम करते हैं 2000 कर लेते हैं। तो 500 आज दे दो आप, 500 1 साल बाद दे देना, 500 दूसरे साल के एंड में दे देना, और 500 रुपए फाइनली तीसरे साल के एंड में देना। यानी 4 इंस्टॉलमेंट बनवा दिए हमने, ठीक है। यहां पे मैंने अमाउंट सेम लिया है, अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। मैंने अमाउंट सेम लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझा सकूं। अब बोले कि 3 साल तक चलेगा, 500 500 500 500 आज दे दो और 500 500 अगले 3 साल तक देते रहना, तो ये नक्की हो गया। लेकिन बाद में इनमें से कोई एक पार्टी बोलती है यार ये 3 साल तक क्यों खींचना है, 3 साल तक खींचेंगे फालतू में टाइम पास होगा। कहने से तब तक किसी को याद रहा नहीं रहा, वो बोले हमको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचना, हमको एक ऐसा दिन बताओ, एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन हम लोग ये पूरे के पूरे 2000 रुपए दे दें तो ना ए को नुकसान हो और ना बी को नुकसान हो। अब कोई बोलेगा है नुकसान कैसे सर, बी को पैसे देने कितने, 2000 रुपए, ए को पैसे लेने कितने, 2000 रुपए। अगर इनको एक ही दिन सेटल करना है तो आज ही सेटल कर लो ना, आज ही आप 2000 रुपए इसको दे दो, आपको 2000 देने थे, इसको 2000 लेने थे, कहां नुकसान की बात कहां आ गई। तो देखो हम पिछला जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इंटरेस्ट का, उसको याद करो। कहना इसे अगर ये 2000 रुपए एक दिन नहीं ले रहा है और वो फ्यूचर में ले रहा है, कहना इसे आज के दिन वो पैसा नहीं ले रहा है, पैसा कब ले रहा है, वो फ्यूचर में ले रहा है। कहना इसे इसमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है और वो बात बी को भी मालूम है और ए को भी मालूम है। तो लेट से ए बोलता है यार आज के दिन ही पेमेंट कर दो, यानी ईयर ए का क्या बोलता है, ईयर 0 यानी आज के दिन ही पूरा पेमेंट कर दो। तो बी को तो मालूम है ना कि भाई देख मुझसे ये वाला 500 तो ठीक है, ये वाला 500 मुझे कब देना था, ईयर 0 के दिन देना था, ये वाला 500 आज मैं दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी 1500 रुपीज है वो तो मुझे ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर देना था, और कहना इसे ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर जब मुझे इसको देना था
तो कहना इसे इस मिस्टर ए ने इसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट डाला होगा कि नहीं डाला होगा? यस, डाला होगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो कि अगर मिस्टर बी ये पैसा आज दे दे तो इसकी जेब से देखो 1500 रुपए चला जाएगा। कितना रुपए चला जाएगा? 1500 रुपए। ठीक है, ये ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में और ईयर 3 के एंड में नहीं दे। तो रेदर देन दैट अगर ये ऐसे पेमेंट देता तो कहना इसे देखो आज उसकी जेब में एज पर शेड्यूल के हिसाब से अगर पैसे दे तो बी देखो क्या है, कहना इसे बी सिंपली आज लेट से बी के पास 2000 रुपए हैं। बी के पास कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। अब बी ने ईयर 0 में 500 रुपया पे कर दिया। ईयर 0 में कितना पैसा पे कर दिया? 500 रुपया। तो 2000 में से 500 पे कर दिया तो कहने से कितना रुपया बचा? 1500 रुपए। कहने से इस पीरियड के दौरान बी के पास कितना पैसा है? 1500 रुपए। अब कहने से 1500 रुपया अगर बी अपने पास ना रख के बैंक पे रखे और लेट से बैंक उसे 1% का इंटरेस्ट, ठीक है हम छोटा अमाउंट ले रहे हैं, कितना? 1%, तो कहने से वो 15 रुपए कमाता। आया ना? यस। फिर वो ईयर 1 के एंड में और 500 पे कर देता तो इसके पास कितना बच जाता? अब 1000। कहने से इस साल के अंदर उसके पास 1000 रुपए रहते तो वो 1000 रुपए पे 1% यानी 15 रुपए 10 रुपए और कमा लेता। यस सुनो। और ईयर 2 के एंड में अगर वो और 500 पे कर देता यानी इस दिन, तो कहने से उसके पास 500 तो फिर भी बचता ना, तो कहने से वो 500 1% के हिसाब से 5 रुपए और कमा लेता। और कहने से ईयर 3 के एंड में वो 500 और पे कर देता तो कहने पास उसके पास 0 बचता। 0 का 1% कितना होता है? 0। तो कहने से अगर वो ऐसे पेमेंट करता है, बी कैसे पेमेंट करता है? शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करता है। तो कहने से बी इस पे इंटरेस्ट कमा रहा था कितना? 15 + 10 + 5 कितना हो गया? 30 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 30। लेकिन इफ पेड टुडे अगर आज पेमेंट करवा दें तो कहने से बी के पास है कितना आज? 2000 रुपए। और ये ईयर 0 के दिन ही अगर बी ये पूरे 2000 रुपए पे कर दे तो कहना से उसके पास 0 रुपया बचेगा और आगे आने वाले 3 साल में वो उस पर कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा। कहना से बी का 30 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? यस, बी का 30 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब बी क्या बोलता है? आप क्या बोलते हो? दोनों को बोलते हो कि चलो भाई अगर आप पहले दिन पेमेंट करते हो ना तो आपको एक नुकसान हो रहा है कि बी को 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं कमा रहा है। एक काम करते हैं, आप लास्ट डे रखो, ठीक है लास्ट डे रखो, तो आपको बी को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा। तो इस बात में क्या होगा कि ए बोलेगा नहीं ये मेरे को नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? तो देखो इफ एज पर शेड्यूल अगर पेमेंट एज पर शेड्यूल हो तो कहना इसे ईयर 0 के दिन ए के पास कितना रुपया है? 0 रुपया है। ठीक है, ईयर 0 में उसे कितना मिलता है? 500 रुपए देते हैं तो कहना इसे इसके पास 500 रुपया हो गया। आया ना? यस। और ये 500 रुपए कहना से ए के पास मिला तो ये पैसा ए बैंक में रख के इस पे 5 रुपए कमा सकता है। फिर ईयर 1 के एंड में उसे 500 और मिलेगा तो कहने से अब पुराना 500 और नया 500 उसके पास कितना हो गया? 1000। ये 1000 पे वो 10 रुपए कमा सकता है। ईयर 2 के एंड में उसे कितना मिलेगा? कहने से ईयर 2 के एंड में उसे 500 रुपए मिलेगा और यानी उसके पास अब 1500 रुपया हो गया। और इस 1500 पे वो 1% के हिसाब से कहना से 1 साल का कितना कमा सकता है? 15 रुपए कमा सकता है। ईयर 3 के एंड में उसे 500 रुपया और मिलेगा। अब उसके पास कितना हो गया? 2000 रुपया। अब 2000 रुपया 1% के हिसाब से कितना टाइम पीरियड के लिए? कहने से यहां पे तो टाइम पीरियड 12 मंथ्स था, पूरा 1 साल था ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 किया नहीं क्योंकि 12 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो पेमेंट कब मिला? ईयर 3 के एंड में यानी इस दिन। और हम हिसाब भी किस दिन कर रहे हैं? कहने से इसी दिन तक का कर रहे हैं। तो कहने से जो टाइम पीरियड है मंथ है वो कितना हो जाता है? 0। कहने से ये कितना हो गया? 0। तो कहने से यहां पे ये 30 रुपीज क्या कर दे रहा है? लूज कर दे रहा है। यस और नो? अगर इस दिन पेमेंट हो जाएगा तो जो ए के पास अपॉर्चुनिटी है ये पैसा ऐसे कमाने की वो नहीं कमा पाएगा। कैसे नहीं कमा पाएगा? क्योंकि ईयर 0 के दिन उसके पास पैसा 0 है, ईयर 0 में उसको कुछ पैसा मिलेगा नहीं, ईयर 1 में भी उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ईयर 2 में भी उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा,
ईयर 3 में उसे पैसा मिलेगा कितना, 2000 रुपए। लेकिन ये 2000 रुपए पे वो इंटरेस्ट कमाएगा। कहने से हम तो ईयर 3 तक का हिसाब कर रहे हैं, 1% के हिसाब से ईयर 3 के एंड में मिला और ईयर 3 तक का हिसाब करना, मतलब इंटरेस्ट कमाने का मौका ही नहीं मिला। कहने से वो 0 रुपए कमा रहा है। तो कहने से इस दिन ए को नहीं परोड़ेगा, और कहने से फर्स्ट डे बी को नहीं परोड़ेगा। तो कहने से फर्स्ट डे बी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और लास्ट डे ए पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहां पे देखो एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है कि एक ऐसी डेट निकालो जिस दिन ना ए को नुकसान हो और ना बी को नुकसान हो। एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन ये 2000 रुपए पूरे पे हो जाएं। तो उस दिन क्या है कि आपका ना ए को नुकसान हो और ना बी को नुकसान हो। तो ये बात हमें यहां पे क्या करनी है, निकालनी है। अब देखो यहां पे समझो, अगर मैं पेमेंट, ठीक है, अगर मैं पेमेंट यहां पे कहीं बीच में करता हूं, लेट्स से यहां पे करता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एकदम सटीक नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट में आंसर जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब अगर पेमेंट इस दिन होता है, इस पर्टिकुलर दिन, तो कहने से ये 500 रुपीज जो है, ये वाला 500 रुपीज जो है, ये दोनों इस दिन पे होंगे। इसके साथ साथ ये दोनों 500 रुपए भी कहने से एक ही दिन हम लोग पे करेंगे। पूरा 2000 एक ही दिन पेमेंट करना है, तो कहने से पूरा का पूरा पेमेंट इस पर्टिकुलर दिन होगा। आया ना, यस। तो देखो ये 500 पेमेंट, ये 500 रुपीज का पेमेंट कहने से लेट मिलेगा किसको, ए को। तो कहने से इस पे ए इंटरेस्ट लूज करेगा कि नहीं करेगा, इस पे ए इंटरेस्ट लूज कर रहा है, यस और नो, यस। और कहने से ये पेमेंट भी ए को इस दिन मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कब, इस दिन मिलेगा। तो कहने से इस पे भी इंटरेस्ट लूज कर रहा है कौन, ए। हाँ या ना, यस। बट आप यहां पे देखो, कहने से ये वाला जो 500 रुपया है, ये वाला जो 500 रुपया है, कहने से ये कब मिलना चाहिए था, इस दिन मिलना चाहिए था, यानी दूसरे साल के एंड में, लेकिन ये उससे पहले मिल जा रहा है। तो कहने से यहां पे जो इंटरेस्ट है वो ए लूज नहीं कर रहा है, विन कर रहा है ये 500 पे, क्योंकि ये 500 उसे जब मिलना चाहिए उससे पहले मिल जा रहा है। हाँ या ना, यस। और अगर ये 500 की बात करूं तो ये 500 कहने से थर्ड ईयर के एंड में उसे मिलता, लेकिन ये थर्ड ईयर के एंड में नहीं मिल रहा है। अब अगर हम लोग इस दिन सारा पेमेंट कर रहे हैं तो कहने से इस दिन ये वाला जो पेमेंट है, ये वाला जो पेमेंट है, ये अगर मुझे इस दिन मिल जाएगा तो कहने से मुझे पैसा, ए को जल्दी पैसा मिला। अगर जल्दी पैसा मिला तो ये पैसा मैं थर्ड ईयर के एंड तक बैंक पे रख के इस पे क्या कर सकता हूं, ए इंटरेस्ट कमा सकता है और ए इस पे इंटरेस्ट विन कर जाएगा। कहने से देखो ए 2 जगह लूज कर रहा है और 2 जगह क्या कर रहा है, विन कर रहा है। कहने से हो गया ना बैलेंस, ना वो लूज कर रहा है, जितना वो लूज कर रहा है उतना वो विन भी कर रहा है। तो कहने से ना उसे लॉस हो रहा है और ना उसे प्रॉफिट हो रहा है। सेम बात बी की तरफ से कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए थोड़ा। ठीक है, सेम बात बी की कर लो कि अगर ये सारा पेमेंट इस दिन हो रहा है, यस और नो, यस। तो कहने से यहां पे अगर पूरा पेमेंट इस दिन होगा तो कहने से यहां पे बी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो विन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 500 रुपया बी को आज देना था, बी आज नहीं देगा, ये पैसा किस दिन देगा, इस दिन। तो कहने से इस दिन तक बी ये पैसा बैंक में रख के इंटरेस्ट खा सकता है कि नहीं खा सकता है, खा सकता है इस पे, यस और नो, यस। ये पैसा कहने से बी को इस दिन देना था, इस पे भी बी कहने से इंटरेस्ट क्या कर रहा है, विन कर रहा है। कैसे इंटरेस्ट विन कर रहा है, कहने से ये पेमेंट इसको इस दिन करना था बट अभी इसको पेमेंट लेट करना है। तो कहने से जितना दिन पेमेंट लेट करना है उतना दिन पैसा मैं बैंक में रख के इंटरेस्ट खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं इस पे, यस। बी को फायदा हो रहा है इधर, लेकिन ये वाला पेमेंट पे बी को नुकसान हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पेमेंट ये वाला जो है वो सेकेंड ईयर के एंड में करना पड़ रहा था, अब ये पेमेंट उसे क्या करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। तो कहने से अगर बी के पास पैसे नहीं है सपोज, तो कहने से ये पैसा इसको लोन पे लेना पड़ेगा और लोन पे लेगा तो कहने से बी इस पे क्या भरेगा, इंटरेस्ट भरेगा। तो बी इस पे इंटरेस्ट लूज कर रहा है और सेम वे इस पे भी बी क्या करेगा, इंटरेस्ट लूज करेगा। क्यों इंटरेस्ट लूज करेगा, क्योंकि जो पैसा हमें 3 साल बाद देना था वो आज हमें 1.5 साल बाद ही देना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ या ना, यस। तो इसके लिए कहने से हम लोग ने यहां पे ये बात बोल दी कि भाई इस पर्टिकुलर दिन पे आप 2000 रुपए का जो लेन देन है वो एक ही दिन करो,
या फिर आप ऐसे 500 500 500 4 इंस्टॉलमेंट में करो, दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। ठीक है, 500 500 आप कर रहे हो तो कोई भी इंटरेस्ट लूज नहीं कर रहा। अगर आप इस दिन पेमेंट कर रहे हो तो देखो बी को दो जगह फायदा हो रहा है लेकिन दो जगह नुकसान भी हो रहा है। कहने से उसका जो नुकसान है वो उसके फायदे को कट कर दे रहा है, उसको नलीफाई कर दे रहा है। यस सुनो, तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट, कि एक ऐसी डेट निकालो जिस दिन ना ए को नुकसान हो और ना बी को नुकसान हो। ठीक है, दोनों पार्टी में से ना लेने वाले को नुकसान हो और ना देने वाले को नुकसान हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? एवरेज ड्यू डेट का। ठीक है, अब यहां पे तो देखो मैंने क्या कर दिया, ये अमाउंट ऐसे बता दिया आपको कि इस दिन पेमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो अमाउंट सब क्या थी? सेम थी। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें? अमाउंट सेम थी। दूसरा क्या था? टाइम पीरियड भी है ना ऐसा एकदम ईयर्स में दे रखा था। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी कि भाई इन ईयर्स का मिडिल क्या होगा, अमाउंट सेम है, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया बिना कोई कैलकुलेशन के। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पेमेंट 60 दिन बाद देना है, 75 दिन बाद देना है, 135 दिन बाद देना है, 3 महीने बाद देना है, ठीक है, अमाउंट 1000 पहले देना है फिर 15,000 देना है, ठीक है, तो समझ रहे हो आप? तो उस केस में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, वो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है? तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब देखो आपको यहां पे लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओइंग मनी टू द अनदर ऑलवेज कंटेन ए एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट वेदर और नॉट इट हैज बीन एक्सप्रेसली स्टेटेड। भाई बोला हो या नहीं बोला हो बट उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट हमेशा रहता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट्स, if the payments are made on a single date in a way that none of the party, that is payer or receiver, neither gain or loses the interest component from all the payments, यानी सारा पेमेंट अगर एक दिन कर दिया जाए तो जो पेयर है ना वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को लूज करेगा और ना जो रिसीवर है वो लूज करेगा, दोनों का बैलेंस हो जाएगा। जितना गेन करेंगे उतना लूज, तो कहने से ना किसी को नेट लॉस होगा ना नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही पूरा चैप्टर इसी पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, अकाउंट करंट भी और आपका एवरेज ड्यू डेट भी। अब इसके कैलकुलेशंस तो देखो 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, कि आपको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल पार्टी ट्रांजैक्शन, टू पार्टी ट्रांजैक्शन या फिर 2 वे ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं इन्हें, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स लिखे, स्टेप्स आप बाद में खुद से पढ़ सकते हो। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा हो चुका है, यस नो? यस। और बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको टर्म ऑफ अ बिल, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे तुरंत डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम लगेगा। तो देखो यहाँ पे टर्म ऑफ अ बिल मतलब क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज मालूम है ना कि आज मैंने गुड्स भेजे, आज मैंने गुड्स बेचे, ठीक है, तो ये गुड्स का पैसा आप मुझे आज नहीं दे रहे हो, आप बोलो कि 3 महीने बाद दूंगा, बट मैं बोलता हूं मुझे तो विश्वास नहीं है भाई, तुम 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए तो मैं क्या बोलता हूं उसको कि तू एक काम कर, मैं तेरे पे एक बिल ड्रॉ करता हूं, यानी एक पेपर पे लिखता हूं कि मैं तुझसे 500 रुपए मांगता हूं, तू उस पर साइन कर, ठीक है, और 3 महीने बाद मुझे पैसे देना। यस और नो? यस। ये बिल कहने से मेरे पास एक लीगल पेपर हो गया, इस बिल के बदले मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा? 300 रुपए मिलेगा। तो ये बिल कितने महीने के बाद मुझे पैसे दिलाएगा? 3 महीने बाद। तो ये जो 3 महीने बाद है ना, इसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ अ बिल। क्या बोलते हैं इसे? टर्म ऑफ अ बिल या ड्यूरेशन ऑफ ए बिल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू ड्यूरेशन ऑफ ए बिल आफ्टर विच वी विल गेट द बिल विल गेट मैच्योर। ठीक है, इन केस ऑफ बिल ड्रॉन आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट। तो देखो 2 चीज लिखी होती है, एक होता है आफ्टर साइट और एक आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब क्या है कि लेट से मैंने आज आपको प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, आज लेट से तारीख है 20/8, ठीक है, 20 अगस्त, मैंने आज आपको प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, मैंने आप पे आज एक बिल ड्रॉ किया, मैंने कुरियर से आपको भेजा, ये बिल आपके पास पहुंचा 25 अगस्त को, 25 अगस्त को आपने साइन करके 30 अगस्त को मेरे को वो बिल वापस मिल गया। तो इसका जो 3 महीने का पीरियड है वो कब से चालू होगा? जिस दिन मैंने सामान बेचा उस दिन, या फिर जिस दिन आपने इसको साइन किया उस दिन, या फिर आपने साइन करके मुझे वापस भेजा जिस दिन मुझे ये वापस मिला उस दिन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बिल ऑफ एक्सचेंज में, बट फिर भी मैं आज वापस डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका 3 महीने का पीरियड चालू होगा इस दिन, जिस दिन बिल बनाया, आज सामान बेचा आज बिल बनाया, ठीक है, तो आज के दिन से इसका 3 महीने का पीरियड चालू होगा। अगर
बिल आफ्टर डेट है, तो आफ्टर डेट में क्या होता है कि टर्म स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। लेकिन अगर ये बिल आफ्टर साइट होता तो जिस दिन ड्रॉई जो है उसे एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट किस दिन किया जा रहा है, इस दिन, तो इसका 3 महीना इस दिन से स्टार्ट होगा। तो इसलिए आपको यह देखना बड़ा जरूरी है कि बिल आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है। अगर आफ्टर डेट है तो आप 3 महीने काउंट करने कब से चालू करोगे, जिस दिन बिल बना है उस दिन से। आफ्टर साइट है तो जिस दिन रिसीवर ने जो पेयर है वो उसको एक्सेप्ट करता है उस दिन से, ड्रॉई जो है वो एक्सेप्ट करता है उस दिन से उसका 3 महीना या जो भी ड्यूरेशन है वो काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ये आफ्टर साइट है कि आफ्टर डेट है, तो हम उसको हमेशा अज्यूम करेंगे आफ्टर डेट, यानी इस दिन से हमेशा उसका हम टाइम पीरियड काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अगर बिल आपका कोई स्पेसिफिक डेट को पेएबल हो, यानी मैंने बिल में लिख दिया कि मैं आज तुम्हें सामान बेच रहा हूं, इसके बदले मुझे चाहिए 500 रुपया, ठीक 500 रुपया चाहिए कब, 10 दिसंबर को, तो उस केस में तो कहने से काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, डेट ही आपने मेंशन कर दी है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को पैसा देना है, यानी उसकी ड्यू डेट क्या होगी, वो स्पेसिफिक डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, ये आपको मालूम है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ड्यू डेट में हम, एक्सपायरी डेट में हम 3 दिन ऐड करते हैं तो हमें ड्यू डेट मिल जाती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगर बिल का जो टर्म है वो अगर नंबर ऑफ मंथ्स में दे रखा है, यानी ऐसा बोला है कि आज लेट से आज हमने 5/8 को बिल बनाया और बोला 2 महीने बाद का बिल है, कितने महीने बाद का बिल है, 60 डेज नहीं बोला है, 60 डेज इज नॉट इक्वल टू 2 मंथ्स। ठीक है, यहां पे याद रखना 60 डेज डिफरेंट है, 2 मंथ्स डिफरेंट है। तो अगर ऐसा बोला है 2 मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ, तो अगर नंबर ऑफ मंथ बोला है तो उस केस में हम हमारी जो ड्यू डेट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, सेम डेट ऑफ ए डिफरेंट मंथ, कितना महीना बोला था, 3 महीना, तो 3 महीना मतलब 11 हो गया, 5/11, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इसमें आप 3 दिन और ऐड करो तो कितना हो गया, 8/11, ये आपकी ड्यू डेट होगी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मंथ्स में टर्म दे रखा है तो उस केस में दैट डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल एक्सपायर शैल बी द ड्यू डेट प्लस 3 डेज, ड्यू डेट प्लस 3 डेज। अब ड्यू डेट क्या होगी, ठीक है, तो ड्यू डेट देखो क्या लिखा है, द टर्म ऑफ अ बिल शैल एक्सपायर ऑन द डे, ऑन दैट डे ऑन विच, ऑन दैट डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन विच द बिल इज डेटेड। यानी बिल इस दिन बना ना, तो करस्पॉन्डिंग मंथ, करस्पॉन्डिंग मतलब 3 महीने बाद ना, तो 11वें महीने का सेम डेट को ये बिल एक्सपायर होगा, इसमें आप 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करोगे तो आपको मैच्योरिटी डेट मिल जाएगी। ठीक है ना, तो सेम मंथ में याद रखना, क्या अगर मंथ में टर्म दे रखा है तो क्या रखोगे, सेम डेट करस्पॉन्डिंग मंथ प्लस 3 डेज, सेम डेट करस्पॉन्डिंग मंथ प्लस 3 डेज। अगर आपको कहीं लिखना है तो लिख लो सेम डे करस्पॉन्डिंग मंथ प्लस 3 डेज, यहां पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, लेकिन अगर बिल जो है वो आपका ऐसे बना दिया है, मान लो 31 दिसंबर का बना दिया है, कब का बना दिया है, 31 दिसंबर का, और वो बिल एक्सपायर हो रहा है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब क्या, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, तो सेम डेट, क्या सेम डेट करस्पॉन्डिंग मंथ, मंथ कौन सा है, फरवरी, बट भाई फरवरी में तो 31 होता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उस महीने की, जिस महीने में वो आ रहा है उस महीने की लास्ट डेट, अगर 28 तो 28 और 29 तो 29, हम मान रहे कि 28 का महीना चल रहा है, तो 28 फरवरी हमारी एक्सपायरी डेट प्लस इसमें 3 दिन, यानी 3 मार्च। ठीक है ना, तो अगर सेम डे अगर करस्पॉन्डिंग मंथ में नहीं है तो फिर उस केस में उस महीने की लास्ट डेट प्लस 3 डेज। ठीक है, अगर सेम डे है तो सेम डे प्लस 3 डेज। क्लियर है बात, यस। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या लिखा है, अगर बिल का जो टर्म है वो महीने के बजाय दिन में दे दिया है, तो यानी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कुछ नहीं, आपको मंथ काउंट करने पड़ेंगे, डेज काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप डेज काउंट करोगे ना, तो जिस दिन बिल बना है
ठीक है। द डे ऑन विच द बिल इज मेड दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। यानी समझो कि मैंने 5 अगस्त को बिल बनाया है और ये बिल मैंने बनाया लेट से 7 दिन का, 7 डेज फॉर आर कन्वीनियंस, जाके ज्यादा नहीं गिनना पड़े। तो इसका एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट क्या होगा? तो देखो इसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, आपको 7 दिन गिनने हैं लेकिन उसमें ये 5 तारीख नहीं इंक्लूड करना है। तो आप काउंट करोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 प्लस 3 कितना होता है? 15। तो ये जो बिल है आपका ये एक्सपायर होगा 15/8 को। ये 5 तारीख ऐसा नहीं गिनोगे, 5, 6 ऐसा नहीं, 6 से गिनोगे, 5 को हमेशा एक्सक्लूड करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप टाइम गिनते हो ऐसा डेज में, तो जिस दिन का वो ट्रांजेक्शन होता है वो दिन हमेशा एक्सक्लूड करना है, हमेशा। ठीक है ना, ना सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में बट आगे भी कहीं पे भी काउंट करते हो तो वो डे हमेशा एक्सक्लूड होगा। इसको कहीं पे लिख लो। अगर आपने एक दिन का भी गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? गलत आएगा। तो हमेशा याद रखना डेट ऑफ ए बिल, जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो दिन हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, द डेट ऑफ ए बिल इज टू बी एक्सक्लूडेड। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो कहना इसे पब्लिक हॉलीडे मतलब आपको पहले से मालूम है कि कल 15 अगस्त है। ठीक है, आपका लेट से कि आपका जो बिल है, एक बिल बनाया गया है हम पे, ठीक है, वो बिल बनाया लेट से 12 जुलाई यानी 12/7 को बनाया और कितना टाइम का? 1 मंथ का बिल बना। यानी इसकी ड्यू डेट कब होगी? तो कहना इससे सेम डे डिफरेंट मंथ, यानी अगला महीना कौन सा होता है? 8। तो 12/8 को कहना इसे बिल एक्सपायर हो गया, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी 15/8। कहना इसे इस दिन पेमेंट होना चाहिए। लेकिन आपको तो पहले से ही मालूम है ना कि इस दिन छुट्टी है, आपको तो पहले से ही मालूम है ना इस दिन छुट्टी है। तो इसकी ड्यू डेट, पब्लिक हॉलीडे मतलब पहले से मालूम होता है हम सबको, दिवाली कब है, 15 अगस्त कब है, ये सब चीजें हमें पहले से मालूम है। तो कहना इसे इस बिल की जो ड्यू डेट है वो क्या होगी? 14/8 होगी। कब होगी? 14/8 होगी। क्लियर है बात? तो 14/8। लेकिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 15 अगस्त को तो क्या है हमारा, 15 अगस्त को तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। मान लो 14 अगस्त को दिवाली आ गया, ठीक है, आता नहीं है बट मान लो 14 अगस्त को दिवाली आ गया, तो फिर उसके पीछे वाला दिन आपने 3 दिन एक्स्ट्रा लिए ना, तो आप ये 3 दिन में से जो लास्ट वर्किंग डे है उसे आप काउंट करोगे। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस वर्किंग डे, अगर 14 भी वर्किंग डे नहीं है तो इसके पीछे वाला। यस और नो? यस। नेक्स्ट आगे देखो। अब अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, इमरजेंसी हॉलीडे मतलब क्या कि हमारा बिल लेट से कि ड्रॉ हुआ है 10/7 को, कितना तारीख को बिल ड्रॉ हुआ है? 10/7 को। और कहने से ये बिल ड्रॉ हुआ है लेट सपोज 10/6 को कर लेते हैं, और ये बिल ड्रॉ हुआ है लेट से 1 महीने के लिए, तो कहने से ये आएगा 10/7 प्लस 3 दिन यानी कितना हो गया? 13/7 का इसका पेमेंट, यानी इसकी मेच्योरिटी डेट कब है? 13/7। इसकी ड्यू डेट कब है? 13/7। लेकिन 13/7 को लेट से कि बहुत हैवी रेन आ गई, बहुत हैवी रेन, और गवर्नमेंट ने पूरे देश में क्या कर दिया? पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी हॉलीडे क्या कर दिया? पब्लिक हॉलीडे नहीं, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। या फिर उस दिन किसी बड़े नेता का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करता है? छुट्टी दे देता है, उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर देता है। तो कहने से ये तो आपको पहले से मालूम नहीं था ना कि सुनामी आएगी, ऐसा आपको ये नहीं मालूम था ना कि किसी बड़े आदमी की मृत्यु हो जाएगी उस दिन, तो आप इससे 1 दिन पहले तो आप पेमेंट मांग ही नहीं सकते थे क्योंकि आपकी ड्यू डेट तो यही थी। इसलिए आप इमरजेंसी हॉलीडे होता है ना तो नेक्स्ट वर्किंग डे, मान लो 14 को भी कुछ है तो फिर उसका अगला वर्किंग डे, मान लो उस दिन भी कुछ भूकंप आ गया तो 15-20 दिन का छुट्टी हो गया, तो नेक्स्ट वर्किंग डे है, नेक्स्ट डे ड्यू डेट नहीं होगा, क्या होगा? नेक्स्ट वर्किंग डेट। देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर पब्लिक हॉलीडे होगा तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे, डे नहीं बोला है, बिजनेस डे बोला है, यानी जिस दिन कामकाज होता है, यानी 15 को छुट्टी है, 14 को भी छुट्टी है, तो 13 को काउंट करो। समझ गए? वैसे ही यहां पे लिखा है नेक्स्ट फॉलोइंग डे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे होगा। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहां पे वर्किंग डे, ठीक है। सुनामी चल रही है, तैर के थोड़ी ना जाऊंगा पैसा लेने के लिए, तो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी जिस दिन वर्किंग डे होगा उस दिन हम लोग को पेमेंट करना है। क्लियर है? और जो बिल पेएबल ऑन डिमांड, बिल पेएबल ऑन डिमांड मतलब क्या है कि मैंने आप पे एक बिल ड्रॉ कर दिया, आपने मुझसे सामान खरीदा, मैंने आप पे बिग बिल लिखा कि आपको मैंने ये पर्टिकुलर गुड्स ड्रॉ किए, मैं आपसे 500 रुपए मांगता हूं, जब मैं मांगू तब आपको देने पड़ेंगे।
ये हो गया बिल पेएबल ऑन डिमांड। मैंने 3 महीना, 20 दिन, 50 दिन, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा। मैंने क्या बोला, जब मांगू तब देना पड़ेगा। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जिस दिन मैंने मांग लिया वही इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, इसकी ड्यू डेट आप पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिस दिन आपने पैसा मांग लिया वो क्या है, आपकी ड्यू डेट है। और ये ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं रहता है। जो पेएबल ऑन डिमांड है ना, उन पे 3 दिन का ग्रेस डे नहीं रहेगा। क्लियर है बात? ओके तो ये हमारा थियरी था। प्लीज आप ये डेट्स का कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहां चले जाओ, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में चले जाओ, और वहां पे मैंने इसको और डिटेल में कवर किया है। वहां पे मैंने एग्जांपल्स के साथ कवर किया है, आप वहां पे इसको एक बार देख लो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें पहले टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। मतलब 2 पार्टी हैं, उनके बीच में ये अमाउंट ड्यू है। तो हमें बताना है सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। यानी एवरेज ड्यू डेट निकालने को बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ऑलवेज मेक ए टेबल। क्या, तो सबसे पहले तो आएगा ड्यू डेट, ठीक है, दूसरा आएगा डेज, तीसरा आएगा अमाउंट, और चौथा आएगा प्रोडक्ट। ये 4 तो आपकी बनेंगी ही बनेंगी। इसके अलावा एडिशनल फील्ड्स बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। यहां पे हमें ये 4 में हमारा काम चल जाएगा। तो देखो, अमाउंट्स क्या है आपकी, तो अमाउंट्स है आपकी 500 रुपए और 800 एंड 1000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ड्यू डेट्स क्या है, कहना है इसे इसी दिन पेमेंट देना है। ये 500 किस दिन देना है, इसी दिन देना है। ये बिल नहीं है, कहने से ये पर्टिकुलर अमाउंट इस दिन हमें पे करनी है। तो इस दिन को हम लोग लिख देते हैं यहां पे। कहने से जो ट्रांजेक्शन डेट है वही हमारा क्या हो गया, ड्यू डेट हो गया कि इसी दिन हमें पे करना है। तो इसको मैं लिखता हूं 3 जुलाई, ये 2 अगस्त, और ये हो गया 11 सितंबर, यानी 11/9। यस और नो? यस। अब आपको यहां पे क्या करना है, अब आपको यहां पे डेज निकालने हैं। डेज कहां से, तो फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट, अब बेस डेट क्या होती है, तो बेस डेट कुछ नहीं, आप जो चाहो मन में उसको आप बेस डेट मान सकते हो। मान लो मेरा मन हो रहा है कि मैं 1 जनवरी को बेस डेट मानूं, तो आप 1 जनवरी को बेस डेट मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको काउंट करना है कि 1 जनवरी से लेके 3 जुलाई तक, यानी ये वाली ड्यू डेट है ना, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। 1 जनवरी से लेके इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 जनवरी से लेके इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो नंबर ऑफ डेज आपको यहां पे लिखने। क्लियर है बात? बट हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे 1 जुलाई नहीं मानेंगे, 1 जनवरी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से तो ना फिर हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन सही आएगा, आंसर सही आएगा, बट कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। 7 महीने के डेज काउंट करने पड़ेंगे हर बार। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डेज होंगे उसका डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। अगर मैं 1 जनवरी लेता हूं और 3 जुलाई तक काउंट करता हूं, कहने से नंबर ऑफ डेज ऑलमोस्ट 180 प्लस हो जाएंगे। तो कहने से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इन्हीं के आसपास का कोई डेट ले सकता हूं। ठीक है, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 नवंबर, इनके आसपास का ही कोई डेट ले लेता हूं। तो मैं चाहूं तो 1 जुलाई ले सकता हूं। ठीक है, मैं चाहूं तो 1 जुलाई को क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। बट यूजुअली क्या है कि 1 जुलाई भी कहने से थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन में मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा दे देगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, बेस डेट मेरी जो सबसे पहली डेट जो आ रही है ना कैलेंडर ईयर में, जो इन तीनों में से सबसे पहले कैलेंडर में कौन सी डेट आएगी, 3 जुलाई। तो मैं 3 जुलाई लेता हूं। ठीक है, अब 3 जुलाई से मैं डेज काउंट करना चालू करता हूं। 3 जुलाई को मैंने क्या माना, बेस डेट। बेस डेट किसको माना, आप कुछ भी मान सकते हो, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो आपकी जितनी डेट दे रखे हैं उनमें से जो सबसे पहली डेट है ना, उसको आप क्या मानो, अपना बेस डेट मानो। मैंने माना 3 जुलाई को मेरा बेस डेट। अब ये मेरी ड्यू डेट, इस 500 रुपए कब देने हैं, 3 जुलाई को देना है, और मेरी बेस डेट भी क्या है, 3 जुलाई। कितना डिफरेंस है 3 जुलाई से 3 जुलाई, 0। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 2 अगस्त, 3 जुलाई से। अब बेस डेट कॉमन रहेगी, बेस डेट चेंज नहीं होगी हर अमाउंट के लिए, पूरे क्वेश्चन में बेस डेट तो एक ही रहेगी। तो 3 जुलाई से, 3 जुलाई को बेस डेट माना है, उससे 2 अगस्त के बीच का डिफरेंस देखो। तो 3 जुलाई से, तो देखो 3 जुलाई तो काउंट होगा नहीं,
मैंने पहले ही बोला था डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं काउंट होगा। तो 3 जुलाई तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब काउंट करो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, बट मेरे पास कैलसी है तो मैं कैलसी से काउंट करता हूं। 28 + 2, 30 डेज का डिफरेंस आता है, तो 30 हो गया, ठीक है। अब 11/9 यानी अगस्त सितंबर, 11 सितंबर, 3 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में कितना होता है? तो देखो 31 दिन होते हैं जुलाई में, उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख लेनी नहीं है, क्योंकि 3 तारीख मेरी बेस डेट है ना, तो 3 को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो 31 - 3, तो 28 दिन तो मेरे किसके हो गए? जुलाई के 28 दिन हो गए। फिर अगस्त पूरा जा रहा है, तो अगस्त के 31 दिन हो गए, और सितंबर के कहने से 11 तारीख का मेरा ड्यू डेट है, तो कहने से 11 दिन तो सितंबर के भी इसमें इंक्लूड होंगे। टोटल कितना हुआ? तो 28 + 31 + 11 यानी 70 दिन ये हो गए, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते ना तो इसको आप क्या कर सकते थे, कोई दूसरा बेस डेट भी इसमें ले सकते थे। मैं आपको करके दिखाऊंगा दूसरा बेस डेट से आंसर सेम आएगा, बट पहले इस बेस डेट को मान के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आ जाएगा 0। देखो ये गलती मत कर देना, 500 × 0 500 नहीं होता है, 0 होता है। कुछ लोग क्या है जल्दी जल्दी में एग्जाम में 500 × 0 500 लिखाते हैं, और उसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 330 × 800, तो ये आया 24,000, ठीक है, और ये आया आपका 70,000 रुपए। अब इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, ये दोनों कॉलम का टोटल करना है हमें। तो देखो कितना आता है, तो कहने से ये है मेरा 94,000, और ये है मेरा 500 + 800 + 1000, कितना? 2300 रुपए, ठीक है। अब देख लो आप यहां पे ड्यू डेट, फॉर्मूला क्या है ड्यू डेट का? तो बेस डेट, जो भी बेस डेट आपने ली है वो, प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। तो देखो कहना से ये रुपीस है, अमाउंट क्या है? रुपीस है, यस। और कहना से डेज, इसको रब कर देता हूं, डेज में डी से डिनोट करता हूं। और प्रोडक्ट क्या है? कहना से रुपीस को जब डेज से मल्टीप्लाई किया तो वो है। अब यहां पे देखो कहना से बेस डेट, तो एक डेट है ना, यस। इसमें अगर मैं रुपीस को डे से मल्टीप्लाई किया, कहना से प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? रुपीस को मल्टीप्लाई किया किससे? डेट से, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में क्या है? सिर्फ कहने से रुपीस ही तो है, तो अगर इसको मैं रुपीस से डिवाइड करूंगा, कहने से रुपीस रुपीस तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेज। तो अगर आप डेट में इतने डेज ऐड कर दो, या प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, अगर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो अगर मैं इसमें डेट में मेरा आंसर पॉजिटिव आता है और उससे मैं ऐड कर दूं, तो उस केस में कहने से मेरी जो डेट है, क्या जो मेरी डेट आएगी, इस डेट में जितने डेज ऐड करूंगा वो मेरी ड्यू डेट आएगी। देखो कैसे, वापस से एक बार समझ लो कैसे किया मैंने। कहने से ये डेट है, बेस डेट मतलब तो दिन, एक पर्टिकुलर डेट, यस। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या? रुपीज इंटू डेज, रुपीज इंटू डेज, यस। और टोटल अमाउंट मतलब क्या? सिर्फ रुपीज, डेज नहीं है उसमें। तो जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो रुपी रुपी तो कट जाएगा ना आपस में, हाँ या ना, यस। तो जब रुपी रुपी कट जाएगा तो बचेगा क्या? डेज। तो ये डेज को इस पर्टिकुलर डेट में प्लस या माइनस करूंगा, और फिर जो डेट मिलेगी वो मेरी क्या होगी? ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट होगी, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। तो देखो इस केस में हमने बेस डेट लिया था 3/7 को, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब इसका टोटल देखो, इसका टोटल है 94,000, ठीक है, और डिवाइड करना है किसने से? 2300 से। अब आप एक चीज नोटिस करो, ना ये माइनस है ना ये माइनस है, मतलब पॉजिटिव है दोनों। अब 94,000 को आप डिवाइड करोगे किससे? 23 से, तो ये आता आपका 3/7 प्लस माइनस, कहने से ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आएगा 40.86, जिसको आपको मालूम है कि डेज कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, आया ना, डेज कभी ऐसा नहीं होता ना पॉइंट में आ रहा आंसर, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर 50 से नीचे है तो लोअर, 50 के ऊपर है तो अपर। तो कहने से ये
0.5 से ज्यादा है, इसलिए इसको 40 की जगह 41 डेज कर देंगे। अब आप इसमें 41 डेज ऐड करो, तो 3 तारीख तो इंक्लूड नहीं होगा, तो कहने से 31 - 3 तो 28 दिन तो इसके हो गए। आप डेज ऐड कर लो, जुलाई में 28 दिन चले जाएंगे, ठीक है। अब 31 में से 41 में से 28 चले गए, कितने बच गए? 13, और 13 दिन अगस्त में, तो कहने से इसका जो एवरेज ड्यू डेट है वो क्या होगा? 13 अगस्त। यानी इंस्टेड ऑफ मेकिंग ये पेमेंट आप जुलाई में करो, ये पेमेंट आप अगस्त में करो, और ये पेमेंट आप 11/9 को करो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आप पूरा 2300 रुपया इस दिन 13 अगस्त को पे कर दो, आपका कोई भी पार्टी का नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? पक्का बात है। अब बेस डेट चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन, आप पहले इसको कॉपी कर लो, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। बेस डेट चेंज करते हैं, तो बेस डेट चेंज करेंगे तो डेज का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। मैं बेस डेट चेंज कर रहा हूं, और बेस डेट अब 3/7 की जगह आप बोलो कौन सा डेट लूं? चलो मई का ले लूं, मई ले लेते हैं। तो मई 1 मई लेते हैं, 1 मई मेरा बेस डेट है। अब काउंट करो 1 मई से, 1 मई से 3 जुलाई के बीच में कितना डिफरेंस होता है? ठीक है, बेस डेट से ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन और जो बेस डेट है उसके बीच में कितना डिफरेंस? तो कहने से मई के 30 दिन चले जाएंगे। क्यों 30 दिन? याद है ना कि जो डेट से हम काउंट कर रहे हैं उसका वो दिन इंक्लूड नहीं होगा। यानी मई में 31 दिन होते हैं, बट 1 मई नहीं इंक्लूड होगा, तो मई का कितना आएगा? सिर्फ 30 दिन। मई के बाद क्या आता है? जून, जून का 30 दिन, फिर जुलाई, बट जुलाई पूरा नहीं जा रहा है, 3 दिन, तो जुलाई का 3, यानी ये कितना आ गया? 63, ठीक है। फिर वापस से मई के 30 दिन, जून के 30 दिन, ठीक है। मई में होते 31 है, बट 1 तारीख नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मई जून के 30 दिन यानी 60 दिन। फिर जुलाई भी पूरा चला जा रहा है, 31 दिन जुलाई के और 2 दिन अगस्त के। कहना इसे इसके लिए हो रहे हैं 93 डेज, बराबर है। और इसके लिए तो कहने से मई के 30 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, और नवंबर के, सितंबर के कहने से सिर्फ 11 दिन, क्योंकि 11 दिन को ये खत्म हो जा रहा है, तो इसके हो रहे हैं 133 डेज। अब आप कर लो टोटल, ठीक है। तो देखो यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 63 × 500, तो ये आ रहा है 31,500। पिछली बार ये 0 आया था, ठीक है, जब हमने 3/7 लिया था ना, तब ये कितना आया था? 0 आया था। बट देखना आपका आंसर सेम ही आएगा। 93 × 800, ये 74,400। फिर उसके बाद 133 × 1000, तो ये है 1,33,000। अब आप इसका टोटल कर लो, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो आपका आएगा 74,400, 31,500, 133, तो यह आया 238,900। पिछली बार ये 94,000 था। अगर आप अपनी बुक में देखोगे कितना था? 94। अब देखो यहां पे, ठीक है, ये बेस डेट हमारी अब क्या है? बेस डेट हमारी 3/7 नहीं है, अब हमारी बेस डेट 1/5 है। तो 1/5 प्लस और माइनस जो भी है, तो ये कितना है? 238,900 प्लस ये कितना है? 23। इनको आप डिवाइड करो तो ये आते हैं 103 दिन। कितने आते हैं? 103.86 आ रहा है, मतलब 104 दिन, 104 डेज। यानी इस दिन से आप 104 दिन ऐड करो। तो अब आप बोलोगे सर देखो आंसर चेंज हो गया ना, पिछली बार तो सिर्फ 41 डेज आया था। बट बेटा पिछली बार 41 डेज आया था ना, तब हमारी ड्यू डेट जो थी ना वो 3/7 थी, देखो, यानी ड्यू डेट नजदीक थी। अब ड्यू डेट दूर चली गई है, 1/5 हो गई है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब अगर आप इन दोनों के, पिछली बार ड्यू डेट क्या थी? ये, और इस बार ड्यू डेट क्या है? ये, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। तो देखो 1/5 से 30 दिन तो वो हो गया, ठीक है, 30 दिन जून का हो गया और 3 दिन ये हो गया, 63 दिन तो यही हो गया। और अगर आप इसमें से 63 माइनस करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि डिफरेंस कितना आता है?
41 डेज का। भले ये डेज यहां पे बढ़ गए, बट ये क्यों बढ़े? क्योंकि आपकी ये डेट जो है ना इसके पीछे चली गई है, कितने दिन से? 63 डेज से। तो इसलिए ये दिन कितने से बढ़ गए? 63 से। अब आप 1/5 में अगर 104 दिन ऐड करोगे तो देख लो, मई के 30 दिन, क्योंकि 1/5 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, ठीक है, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के, आप देखो 31 91 हो गया, और इसमें से आप माइनस करोगे कितने? 104, तो 13 दिन ये, तो ये आता है 13 अगस्त प्लस 104। तो 1/5 में 104 ऐड किया तो कितना आया? 13 अगस्त। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल है ना? आप कोई भी ड्यू डेट लो, बट इसमें क्या है, देखो अमाउंट देखो आपकी कितनी बड़ी बड़ी हो जा रही है। कैलकुलेशन देखो, पिछली बार यहाँ पे 0 था, यहाँ पे समथिंग अराउंड 24 था, यहाँ पे समथिंग अराउंड 70 था, तो कहने से कितना छोटा कैलकुलेशन आ रहा था। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी आपकी ड्यू डेट्स होती है ना, ड्यू डेट से जो भी आपकी ड्यू डेट्स है ना, उनमें सबसे पहली जो ड्यू डेट आती है कैलेंडर ईयर में, उसको आप कंसीडर करो। देखो यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर, महीने में पहले क्या आता है? जुलाई आता है। इसलिए जुलाई में भी जो सबसे पहले दिन कौन सा है? जुलाई में भी सबसे पहला दिन मेरा 3/7 है, इसलिए मैंने 3/7 ले ली। बट कोई ऐसा बोलता है नहीं सर मेरे को तो ये नहीं लेना है, कोई दूसरी दिन लेना है, इससे पहले का दिन भी नहीं लेना है। मैंने इस क्वेश्चन में तो क्या किया? 3 जुलाई से पहले का दिन लिया। बट अगर कोई बोले नहीं मेरे को दूसरा दिन लेना है, लेकिन वो भी 3 जुलाई के बाद का, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे एक चीज नोट कर लो, ये अमाउंट पॉजिटिव आई है और ये अमाउंट भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। इसलिए 104 पॉजिटिव आया और इसमें मैंने 104 ऐड कर दिया। अब देखो नेगेटिव कब आएगा? मान लो कि कोई बोलता है नहीं सर मेरे को तो ना 1 सितंबर को क्या लेना है? बेस डेट लेना है। ले लो भाई, 1/9 को बेस डेट ले लो तुम, ठीक है। तो अगर कोई 1/9 को बेस डेट लेता है तो वो अपने डेज कैसे काउंट करेगा? कहना इसे, जब मैं 1/5 लेता था और मुझे इसके बीच का डिफरेंस यानी मुझे 3/7 पे जाना रहता था, तो कहने से मैं कैसे जाता था? इसमें मैं 63 डेज ऐड करता था तो मैं 3/7 को पहुंचता था, यानी प्लस करता था ना। अब मैंने बेस डेट क्या ली है? 1/9 ली है, तो अब 1/9 से मुझे इधर जाना है, तो कहने से आगे नहीं पीछे आना पड़ रहा है, यानी मुझे 1/9 में से कितने दिन माइनस करने पड़े तब जाके मैं 3/7 पे पहुंचूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मेरे 31 - 3 तो 28 दिन, तो ये हो गए 7, और अगस्त के 31 दिन हो गए 8, और तो कहने से ये आया 60 -60। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर से पीछे जा रहा हूं, अगर आगे जा रहा हूं तो +60, पीछे आ रहा हूं तो -60। सेम वे इस दिन से इस दिन का, तो इसमें देख लो 31 - 2 तो 29, तो ये हो गए 30 -30, क्योंकि पीछे जा रहा हूं। अब यहां पे देख लो ये कितना है? 1/9, और ये कितना है? 11/9 यानी 10। बट ये +10 होगा, क्यों? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं। मेरा बेस डेट क्या चूज किया मैंने? 1/9, और मुझे जाना कहां तक है? ड्यू डेट तक। तो कहने से 1/9 11/9 आगे की तरफ, इसलिए प्लस, पीछे की तरफ इसलिए माइनस। पिछले सारे क्वेश्चंस में इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा फर्स्ट ड्यू डेट लो, साल में जो पहली ड्यू डेट आती है ना वो लो, तो आपका आंसर कभी भी क्या होगा? माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि या तो 0 आएगा या फिर आप उस डेट से आगे जाओगे। आया ना? अगर मैं इस डेट को चूज कर लेता हूं तो कहने से ये बाकी जो सारी डेट हैं वो तो इसके आगे ही पढ़ने वाली हैं, तो मेरे जो आंसर है ना वो प्लस में आते हैं सारे, इसलिए फिर मुझे वो नेगेटिव का सोचने का जरूरत नहीं है। अभी ये नेगेटिव आ जाता है ना तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी कैलकुलेशन करो 60 × 500, तो ये आएगा -30,000, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। -30 and 800, तो ये आया -24,000, ठीक है। और +10 and 1000, ये कितना आया? +10,000। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आंसर आएगा। अब इनका टोटल करो तो -30,000 -24 यानी कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 54 -10, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -44,000। साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा। क्लियर है? अब आप इसको करो, बेस डेट आपकी क्या है? 1/9, ठीक है।
प्लस या माइनस दोनों में से एक होगा। तो ये है -44,000 डिवाइड बाई, ये तो प्लस ही है ना, ये 2300 सॉरी 44,000 -44,000 डिवाइड बाई 23,000, ये आएगा आपका 19.13। तो ये आया 19 माइनस 19.13 आ रहा है, इसलिए 19.13 को राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 19 डेज। अब इसमें से आप 19 डेज माइनस करो, कितना दिन माइनस करोगे इसमें से आप 19 डेज माइनस करो। तो देखो अगस्त ना, इसके 19 डेज आप पीछे जाओगे तो ये आएगा आपका 13 अगस्त। क्या ना, इससे सेम डेट ड्यू डेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बेस डेट कुछ भी ले लो, आपका आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। आपका आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। बट देखो, अगर आप बीच का कोई डेट लेते हो तो कुछ नंबर्स माइनस में आएंगे और कुछ नंबर्स प्लस में आएंगे। हो सकता है कि कोई इनको जल्दबाजी में सबको ऐड कर दे, 54 की जगह 64 लिख दे, तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। इतना मेहनत किया, सब रॉन्ग। दूसरा क्या है कि आप बहुत पुराना ड्यू डेट ले लेते हो तो फिर ये नंबर बड़े आने लगते हैं, फिर कैलकुलेशन बड़ा होने लगता है, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जो ड्यू डेट है ना, उनमें जो सबसे पहली ड्यू डेट कैलेंडर ईयर में पड़ रही है उसको हम बेस डेट मानेंगे। तो उससे होगा क्या, एक तो उस डेट से उस डेट का डिफरेंस, एक तो वो नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो जीरो ही आएगा हमेशा से, ठीक है। और बाकी जो हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए आसान हो जाएंगे। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको आप सी कैटेगरी में रख सकते हो। ये मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैंने आपको क्या किया, यहां पे लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, यानी वाई को पैसे देने हैं और एक्स को पैसे लेने हैं। वाई वॉन्ट्स टू पे द अमाउंट ऑन 10 जुलाई। वो बोलता है कि यार ये सब मैं ऐसे 10 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी और 18 अगस्त ऐसे नहीं पे करना चाहता हूं। मैं सारा का सारा पैसा एक ही दिन पे कर देना चाहता हूं और वो दिन मैं ये चूज कर रहा हूं। तो बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट 9% है तो पहले तो देखो वो दिन निकालो जिस दिन कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़े, ठीक है। एक ऐसा दिन निकालो जिस दिन नो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, यानी क्या निकालो, एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट। तो भाई इसको मैं रब कर देता हूं, टेबल बनानी पड़ेगी क्या नहीं से हमें। 4 हमारे कॉलम तो बनते ही बनते हैं। कौन कौन से कॉलम है वो, एक तो हमारा है ड्यू डेट का, दूसरा क्या है हमारा डेज का, तीसरा क्या है हमारा अमाउंट का, और तीसरा हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट इज नथिंग बट डेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, डेज मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। एक यहां पे एक नया कॉलम आ जाएगा ट्रांजैक्शन डेट। अब ट्रांजैक्शन डेट में तो ये आ जाएंगे 10 जनवरी, 26 जनवरी, 23 मार्च। 10 जनवरी, 26 जनवरी, 23 मार्च और 18 अगस्त। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ड्यू डेट्स निकालने, पहले अमाउंट लिख लो कितना, 750, 1200, 3300 एंड 4100। ये हमारे क्या हो गए, अमाउंट्स हो गए। अब सॉरी मैंने डेज में लिख दिया क्या अमाउंट्स को, ओके ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ड्यू डेट्स निकालना है। तो ड्यू डेट के लिए देखो क्या करना है, हमें यहां पे आना है। अब 10/1 हमारी ड्यू डेट है। अब कुछ बोला नहीं है कि कितने टाइम बाद पैसा देना है, ठीक है। यहां पे लिखा भी है कि ड्यू डेट कितना है, 10/1। तो इस पहले केस में तो हमारी ड्यू डेट क्या होगी, 10/1 ही होगी, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में 26 जनवरी। अब 26 जनवरी आपका पब्लिक हॉलीडे है, आपको पहले से मालूम है कि आपका छुट्टी रहने वाला है, तो आप इस ड्यू डेट को एक दिन आगे लोगे और अब आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 25 जनवरी, ठीक है। उसके बाद 23/3 को कुछ होता नहीं है, तो 23/3 कहने से नॉर्मल डेट है, तो वो ड्यू डेट सेम रहेगी। लेकिन 18/8 को संडे, जो कि एक पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, तो यहां पे 18
8 की जगह 17/8 मेरी ड्यू डेट हो जाएगी। आपको मालूम पड़ा, ड्यू डेट्स दी हुई थी फिर भी मैंने एक नया कॉलम बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के लिए ड्यू डेट्स स्लाइटली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, पब्लिक हॉलीडेज को नहीं आ सकती। इसलिए अगर डेट्स ऐसे दे रखी हैं और आपकी ड्यू डेट्स कुछ एक्चुअल डिफरेंट आती है तो आप क्या करोगे, ड्यू डेट वापस से कैलकुलेट करोगे। अब आप यहां पे देखो क्या कर सकते हो, कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, अज्यूम 10th जनवरी एज बेस डेट। कोई बात नहीं, हमको 10 जनवरी को बेस डेट बोला है तो हम ले लेते हैं बेस डेट को कितना, 10th जनवरी। अब यहां पे नेगेटिव का चक्कर आ जाएगा तो देखो 10/1 नेगेटिव का आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो पहली जो डेट है इसमें ड्यू डेट वो भी यही है और बेस डेट भी वही है, तो यहां पे तो क्वेश्चन में हमें सेम दे दिया। तो कहने से इस दिन का गैप कितना है, 0। अच्छा इस दिन से इस दिन का गैप कितना है, तो कहने से 10 जनवरी में 10 जनवरी तो काउंट होगा नहीं, ठीक है, तो कितना बचेगा 15। 10 से 25 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 15 दिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप कितना 23 मार्च बोला है तो मार्च के 23 दिन हो गए। फरवरी, ये कौन सा साल है, 28 है कि 2019 की बात हो रही है ना, ये 19, तो 19 कौन सा है, कहने से 19 लीप ईयर नहीं है हमारा, तो 28 वाला ही फरवरी आएगा। तो 28 दिन का फरवरी आ गया, 28 का फरवरी आ गया, और इसका कितना दिन आएगा, 21 डेज जनवरी का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 72 डेज का डिफरेंस। आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये वाला मैं आपको एक करा देता हूं, देखो जनवरी के इसमें काउंट होंगे 21 दिन, 31 माइनस 10 इंक्लूड नहीं करना इसलिए 10 भी माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फरवरी के 28 दिन, ठीक है, और मार्च के सिर्फ 23 दिन, क्योंकि 23 मार्च को तो पेमेंट करना है, तो 23 प्लस 28 प्लस 21 72। उसके बाद आगे देखो, अगले में देखो जनवरी के, ये अगस्त तक जाना है, जनवरी के पूरे 21 दिन, फिर फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 17 दिन। आया ना, यस, क्योंकि 17/8 को पेमेंट करना है। अब आप ऐड कर लो, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 17, तो ये आता है 219 दिन। अब आप इसका प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये तो आएगा 0, ये 15 इंटू 1200, ये आएगा 18,000, और ये 3300 इंटू 72, ये आएगा 2,37,600, और उसके बाद आएगा 4100 इंटू 219, ये आएगा 897900। यस सुनो, यस 897। अब इनका टोटल निकाल लेते हैं, तो इनका टोटल आएगा 237,600 प्लस 18,000, तो ये आया 11,53,500, और इसका आएगा 750 प्लस 1200 प्लस 3300 प्लस 4100, 41 थे ना, ओके, 9350। अब ड्यू डेट नहीं, एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट में कहना है इसे डेज ऐड कर दो, तो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। तो बेस डेट है मेरा 10 जनवरी, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 11,535, ये कहने से पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइड बाय 9350। तो ये आ रहा है मेरा 10 जनवरी, पॉजिटिव आंसर आया इसलिए, प्लस 123.36, कहने से 0.5 से नीचे, तो इसको नीचे की तरफ लोअर राउंड ऑफ कर देंगे, 123 करेंगे, तो ये आया 123 डेज। और यहाँ पे अब आप ऐड कर दो, तो देखो कितने चाहिए हमें, 123 डेज चाहिए ना, तो 21 दिन जनवरी के, 28 दिन ये हुए, 21 प्लस 28 प्लस फिर 123 में से 21 दिन काट दो, फिर 28 दिन फरवरी के काट दो, फिर 31 दिन मार्च के काट दो, फिर 30 दिन अप्रैल के काट दो, तो आया 13। तो 13 मई, ये मई के महीने में आ रहा है, तो 13 मई इज आर एवरेज ड्यू डेट।
यानी इस दिन अगर आप पेमेंट करते हो 13 मई 2019 को, तो किसी को भी फायदा या फिर किसी को भी नुकसान नहीं होगा। यस और नो, ये 935 का जो अमाउंट है आप किस दिन पे कर दो, इस दिन पे कर दो। लेकिन वो कब पे करना चाह रहा है, वो पे करना चाह रहा है कब, इफ अमाउंट इज पेड, इफ अमाउंट इज पेड ऑन 10th जुलाई 2019, तो उस केस में इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा। कहने से इस दिन अगर पेमेंट करो तो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पेमेंट कब कर रहे हो, इस दिन, तो कहने से इन दोनों के बीच का जो गैप है उतने दिन का इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे देखो 9350 का अमाउंट आप पे करना है आपको। टोटल अमाउंट कितना है 9350। ओके, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में बोला 9%। ओके, कितना दिन के लिए, तो डेज काउंट करना पड़ेगा 365 डेज। ठीक है, तो कितना दिन के लिए, तो मई में 13 दिन निकाल दो। ठीक है, 13 नहीं काउंट होगा, 18 मई का, अप्रैल का 30, नहीं सॉरी 31 माइनस 13, तो 18 दिन मई का, 30 दिन जून का और 10 दिन जुलाई का। तो 58 डेज आप लेट पेमेंट कर रहे हो। इस दिन पेमेंट करो तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, किसी को ना फायदा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप इस दिन पेमेंट करोगे तो वाई को नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको 58 डेज का 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 58 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9350, तो ये आता है 134, राउंड ऑफ किया मैंने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई 134 का इंटरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो इसका कभी कभी ध्यान रखना। आपको क्या लगता है, मैंने एवरेज ड्यू डेट निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया, मेरे को 5 में से 5 मिलना चाहिए, बट वो 2 मार्क्स इसका काट लेता क्योंकि आपने टोटल अमाउंट पेड नहीं बताया। तो टोटल अमाउंट पेड मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 9350, तो ये देना है, प्लस 134 ये देना है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे भाई, अगर हमको 10 जुलाई को पेमेंट करना है तो 10 जुलाई को अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 9484, और अगर आपको 13th मई को पेमेंट करना है तो आपको सिर्फ 9350 पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस यहां पे मैंने एक चेंज किया कि ट्रांजैक्शन डेट दे रखी थी, ऑलरेडी एक ड्यू डेट दे रखी थी, बट मैंने उसे कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसमें से 2 ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पर्टिकुलर डे जो मेरा ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को आ रहा था उसको मैंने क्या किया, प्रीवियस वर्किंग डे कर दिया। ठीक है, और नई ड्यू डेट निकाली। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है। अगर 13 मई को पेमेंट करो तो कुछ नहीं, लेकिन आप 13 मई को पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बाद कर रहे हो, तो कहने से उसके बाद कर रहे हो तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आप 13 मई से पहले पेमेंट करते हो तो जितना दिन पहले पेमेंट करते हो ना उतने दिन का इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। अब इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करें कि 3 करें, आई थिंक 4 और 3 सेम ही है। ओके, तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। पहले 2 हमारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हुए, आगे भी सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार के हैं। ठीक है, सिर्फ छोटा मोटा सा क्या है उसमें डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। एक बार है ना आप क्या करो, यहाँ पे स्टेप्स देख लो। पहले क्या है, कैलकुलेट ड्यू डेट्स इफ ड्यू डेट्स आर नॉट गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 2 याद करो, उसमें 26 जनवरी दे रखा था, तो ड्यू डेट्स नहीं दे रखी थी हमें। ठीक है, वहां पे नाम लिखा था ड्यू डेट, वो तो एक्चुअल में ड्यू डेट नहीं थी, हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ी। तो हमने एक कॉलम बनाया और उसमें ड्यू डेट निकाली। उससे पहले वाले क्वेश्चन में ड्यू डेट दे रखी थी तो हमने उनको कंसिडर किया, फिर हमने ड्यू डेट नहीं निकाली। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट ड्यू डेट इफ ड्यू डेट्स आर नॉट गिवन। फिर उसके बाद सिलेक्ट द बेस डेट। अब बेस डेट में मैंने क्या बोला था, आप कोई भी डेट ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस डेट को बेस डेट लो तो फिर उसको लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी ले सकते हो। और मेरा सजेशन क्या रहेगा कि जितनी ड्यू डेट्स हैं उनमें जो कैलेंडर ईयर में सबसे पहली डेट है उसको आप कंसीडर करो। ठीक है, तो क्या लिखा है, बेस डेट कैन बी चूजन एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट इट इज एडवाइजेबल टू यूज अर्लियर ऑफ ऑल द डेट्स। जो सबसे पहली डेट है उसको आप चूज करो। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द डेज डिफरेंस बिटवीन ईच ड्यू डेट एंड बेस डेट। ड्यू डेट जितनी दे रखी है उसका बेस डेट से कितना डिफरेंस आ रहा है। बेस डेट हर लाइन आइटम में चेंज नहीं होगा, बेस डेट पूरे क्वेश्चन के लिए एक ही होगा। ठीक है, उस डेट से हर ड्यू डेट के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालो। उसके बाद कैलकुलेट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द डेज डिफरेंस
एंड द अमाउंट ड्यू, आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। उसके बाद यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, तो बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। अब प्लस माइनस का याद रखना है इसमें, ठीक है। अगर अमाउंट दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस 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 होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में इतना बेस डे एवरेज ड्यू डेट पूछा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट भी पूछ लिए तो कहने इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट, एवरेज ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट, उसका जो डिफरेंस है, याद आता है हमारा 13 मई आया था, पेमेंट 10 जुलाई को हो रहा है, तो 13 मई इज आवर एवरेज ड्यू डेट, पेमेंट डेट इज 10 जुलाई, तो उसके बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय 365। और अगर टोटल अमाउंट टू बी पेड भी पूछा है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, और स्टेप नंबर 7। तो बस ये आपके हर क्वेश्चन में स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक बार गो थ्रू कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में और 3 क्वेश्चन सिंगल वे ट्रांजैक्शन के सॉल्व करेंगे, और उसके बाद टू पार्टी ट्रांजैक्शन में मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट के नाम पे एवरेज ड्यू डेट में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना।